हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से होम साइंस विद चार्ली में। और कैसे हैं आप लोग, बताइए क्या हाल चाल है। ठंडी बहुत है, बहुत ही बच के रहिए। और ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग कर ही रहे हैं और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो है 46 प्रैक्टिस सेट पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले 45 हम कर चुके हैं, जिनमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं। अभी हम इसके पहले हायर एजुकेशन का कर रहे थे। मैंने सोचा आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट करते हैं, है ना। किसी एग्जाम का नहीं करते हैं बल्कि प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही है आपके और कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि हम एक एक मतलब एक वन वर्ड वाले आंसर फटाफट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या सबको। और यही सब चीज़ें हैं और ठंडी बहुत है। और चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन सेट की तरफ और करते हैं। आज हम लोग पूरे 70 क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड 70 क्वेश्चंस भी डाल दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि आज हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ें। और आज का है जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हों, है ना, कि अपने लिए एक रूल बनाइए। बिल्कुल सही बात है, आप एक नियम बनाइए और खुद उससे कमिटमेंट करिए। ठीक है, स्वयं से कमिटमेंट करिए, किसी और से कमिटमेंट मत दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस रूल को फॉलो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। स्टार्टिंग में कुछ दिन आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रॉब्लम वो होता है ना कि आप किसी चीज़ को जब आप करते हैं तो शुरू में थोड़ा लगता है कि अरे यार हो नहीं पा रहा है, ये तो बहुत बोरिंग है, या इसको करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, या मेरा ये चीज़ छूट रहा है। आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप उसके यूज टू हो जाएंगे। मतलब उसकी धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे आप उसके, है ना। जब वो चीज़ आपके हैबिट में आ जाएगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, और यही कमिटमेंट ही आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। तो आप लोग अपना कुछ क्या अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद से कमिटमेंट करिए कि आपको ये काम करना है और किसी भी कीमत पे करना। ठीक है, उसमें कोई जो है मतलब आपको फालतू का अवॉइड नहीं करना है, ना इग्नोर नहीं करना है ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने खुद से कमिटमेंट करिए और जो आपका टारगेट है उसके लिए आप काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी ये मोटिवेशन बहुत हो गई और ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशन है, इसको मैं भी फॉलो करती हूँ, आप भी इसको ज़रूर फॉलो करें। खुद से कमिटमेंट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, बजाय किसी और से आप कमिटमेंट करें किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं। तो परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री कौन से हैं आपके, कि मर्डोल हैं, मैकाइवर हैं, मार्क्स हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो संरचना की दृष्टि से जो परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री वो कौन है आपके, उसमें से आपके हैं मर्डोल। क्या नाम है इनका, मर्डोल, यानी कि ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में कौन दृश्य सामग्री का उपकरण है। फ्लालेन ग्राफ है आपका, या फिल्म स्लाइड है, या टेप रिकॉर्डर है, या ए एवं बी दोनों है। तो आपको पता है ये दृश्य सामग्री कौन सी आपकी, फ्लालेन ग्राफ भी है और फिल्म स्लाइड भी है। ठीक है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टेप रिकॉर्डर है वो आपका एक ऑडियो ऐड में आएगा। ठीक है, मतलब कि सिर्फ इसे आप सुन सकते हैं, श्रव्य सामग्री है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। पूरक रंग की योजना, दोहरी रंग योजना, खंडित रंग योजना, या चतुर्थ रंग योजना। ठीक है, तो इसमें नहीं की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं नहीं पूछ रहा है। तो इसमें जो चतुर्थ रंग योजना हो जाएगी ये आपके विपरीत रंग योजना के अंतर्गत नहीं आता। बाकी तीनों आपकी जो है वो विपरीत रंग योजना के प्रकार है। फिर एक क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में कि जो थोड़े से आपको अजीब और अलग लगेंगे, जो होम साइंस से रिलेटेड नहीं है। जैसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो ये बात सभी को पता है, कितनी होती है, 5 साल होती है। कितनी, 5 साल। ठीक है, 5 वर्ष जो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि गंदी बस्ती की विशेषता है। इन बस्तियों की गलियां तंग और कच्ची होती हैं, इनमें शौचालय और नालियों की उचित व्यवस्था न होना, या यहाँ पर 90% व्यक्ति अशिक्षित होते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो आंसर आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1855 होगा, 1955 होगा, 1954 होगा, या 1948 होगा। तो ये जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, ये आपकी शुरू की गई थी 1954 में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है परिवार नियोजन को सर्वप्रथम शासकीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1951 में, 1961 में, 1971 में, या 1981 में। एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें आपको पता ही है कि 1951 में शुरू किया गया था। ये वाला मार्कर ज्यादा बेटर है। फिर नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लोकसभा में किस सन में प्रस्तुत किया गया था। आप क्वेश्चन को समझना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लागू कब हुआ था इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 1972, 1984, 1986, या 1988। तो जो प्रस्तुत किया गया था वो आपका 1972 में शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी ये लागू कब हुआ था, 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है साक्षरता परियोजनाएं प्रारंभ की गई
केरल में, गोवा में, पौंडीचेरी में या तीनों में, ठीक है। तो जो साक्षरता परियोजना है आपकी वो कहाँ, तीनों जगह पे ये शुरू की गई, ठीक है। मतलब तीनों जो आपके राज्य हैं वो सब जगह पर, ठीक। इसके बाद किंडर गार्डन स्तर पर बच्चों गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, मतलब किंडर गार्डन स्तर पर बच्चों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है लेकिन ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। व्यवहारिक रूप में, सामाजिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में या तीनों में, ठीक है। तो इसमें जैसे किंडर गार्डन तो छोटे बच्चों के लिए होता है ना, तो इस वजह से वहां पर गृह विज्ञान आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। फिलहाल इसका आंसर बता रखा है इन्होंने कि व्यवहारिक रूप में ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब और कहाँ, मतलब कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जो है कहाँ हुआ था, क्या बोलते हैं, पूना में जनवरी 1927 को, बिहार 1928 या मद्रास 1920 या बड़ौदा में 1936। ये जो आपका हुआ था पुणे में, जिसको हम लोग पुणे बोलते हैं, तो पुणे में हुआ था आपका 1927 में। फिर नेक्स्ट है कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण हेतु एक शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है, जो है अमेरिकन होम एनालॉजिक्स एसोसिएशन, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली या वेटरनरी ट्रेनिंग कॉलेज लंदन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको पता है कि हमारे दिल्ली में जो लेडी इरविन कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका आंसर बी होगा और इसका आंसर ए होगा। फिर नेक्स्ट है कि गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय, सॉरी पहले भारतीय पुरुष थे, वही प्रथम भारतीय पुरुष को भी आप कह लो, महाराजा सयाजीराव या डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर के एन चंद्रशेखर या कोई नहीं। तो इसमें जो थे सबसे पहले जिन्होंने पीएचडी करी थी वो थे आपके डॉक्टर के एन चंद्रशेखर, ठीक है। सी ऑप्शन जाएगा इसका। एक सेकेंड। तो अच्छा, दूसरा है एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है किसके द्वारा, चंद्रा ने, राजमल पी देवदास ने या ईबी वोरहेज ने या ग्रास एवं क्रेंडल ने, ठीक है। ये इसका जो सर्वप्रथम मतलब उच्चारण या कह सकते शब्द दिया था, किसने दिया था, ईबी वोरहेज ने। ये क्वेश्चन अभी आपका टीजीटी में आया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत फायदा होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। और अगर मान लो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिले कुछ, तो फिर भी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, पूछने का तरीका क्या है, ये सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर परीक्षण का क्रियान्वयन किसी ऐसे समूह पर किया जाता है जिसमें समूह विभिन्नता काफी अधिक है, तो इससे परीक्षण प्राप्तांकों की, कहने का मतलब है अगर आप कोई भी परीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो जनसंख्या है, जो समूह है, उनमें काफी विभिन्नता है, तो इससे क्या होता है, जो परीक्षण के प्राप्तांक है उसमें क्या बढ़ जाता है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, वैधता बढ़ जाती है, त्रुटि प्रसरण में कमी आ जाती है या उपयुक्त सभी। उसमें होता क्या है कि अगर जो आपकी समूह, जो आपका ग्रुप है, एक तरीके का आपका अगर वो क्या कहते हैं, अगर हेट्रोजेनस ग्रुप है आपका, तो उसमें जैसे मतलब जिस समूह में लोग अलग अलग के लोग पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग हेट्रोजेनस ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर इस तरह के ग्रुप का होता है, आप कर रहे हैं ऐसा कोई परीक्षण उनके ऊपर, तो उससे आपकी जो विश्वसनीयता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, समझ गया। इस वजह से हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्या होता है, वैज्ञानिक शोध में, सॉरी, वैज्ञानिक शोध की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो नहीं की बात की जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि क्या कहते हैं, यह क्रमबद्ध होता है, यह नियंत्रित होता है, या यह अनुभविक होता है, या फिर यह ज्ञानोमुखी होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि यह मतलब नहीं की बात करी जा रही है, किसको शामिल आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें डी को हम शामिल नहीं कर सकते कि ये ज्ञानोमुख होता है। ज्ञान तो इससे मिलता ही हमें, लेकिन कहने का मतलब, लेकिन ऐसा भी होता है कि जितने भी मतलब कई सारे रिसर्च किए जाते हैं, सारे रिसर्च करने का मतलब ये नहीं होता है कि उससे आपको मतलब बहुत ही कोई ज्ञान के लिए ही आप कर रहे हैं। वैसे तो हम ज्ञान ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उसमें किसी समस्या का समाधान भी ढूंढते हैं, तो उसको हम ज्ञानोमुखी नहीं कह सकते ना। ज्ञान तो ज्ञान वाला मान लीजिए अलग हो गया, लेकिन सभी रिसर्च में आप क्या करते हैं, उसको ज्ञान के लिए ही सारे रिसर्च नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर रिसर्च में हम यही करते हैं कि उसका सॉल्यूशन पहले से हो, लेकिन हम उस पर और ज्यादा रिसर्च करें, है ना, इस तरह की बात है। साइंटिफिक रीजन हम एक तरीके से ढूंढते हैं कि अगर ये चीज है तो ये कैसे हुई, है ना। तो रीजन ढूंढने में ज्ञान तो हमें मिलता ही, लेकिन एक तरीके से इसका मेन उद्देश्य ये नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। फिर नेक्स्ट है कि क्रिया शोध यानी कि एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन है, प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थिति में किए गए शोध को कहा जाता है। वैसे शोध को जिसका उद्देश्य केवल एक सिद्धांत का विकास करना होता है। वैसे शोध जिनका उद्देश्य चरों के बीच सहसंबंध का पता लगाना, या वैसे शोध जो स्थानीय वातावरण में किसी समस्या का तत्कालीन समाधान करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च आपने पढ़ा ही होगा, तो इसमें क्या होता है, तत्काल कोई समस्या होती है उसका समाधान हम लोग किए मतलब जो है निकालते हैं इस उसमें, ठीक है। और ये जो एक्शन रिसर्च होता है इसको ज्यादातर प्रैक्टिशनर लोग करते हैं, समझ गए आप। तत्काल कोई समस्या का समाधान है तो उसमें किया जाता है। इस वजह से हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। डी ऑप्शन की जो डिफिनेशन है वो आपके एक्शन रिसर्च की है, और जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल परिस्थितियों में ही उसको किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जैसे कथन किस श्रेणी में रखे जाएंगे।
तो ए ऑप्शन हमारा है, एक शोध समस्या में, एक शोध प्राकल्पना में, एक शोध परिणाम में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो एक शोध परिकल्पना में। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? एक शोध परिकल्पना में। ऐसे मतलब कथन जो है ऐसी श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा है कि परिवार में सदस्यों की संख्या एक उदाहरण है, गुणात्मक चर, सतत चर, असतत चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असतत चर। ठीक है, दोनों का बी और सी आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है डूज योर मेन्यू का अर्थ है, जो टाइप ऑफ मेन्यू होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें डूज योर मेन्यू का क्या अर्थ है? नियमित मेन्यू, आज का मेन्यू, पकवानों का चयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो डूज योर मेन्यू का अर्थ होता है आज का मेन्यू। ठीक है, कि आज का जो मेन्यू होगा वो होता है आपका डूज योर मेन्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ये बात किसने कही है? मर्डॉक ने कही, बोगार्ड्स ने कही या अरस्तू ने कही या इलियट ने कही? तो ये जो कथन दिया गया है वो दिया गया किसके थ्रू? बोगार्ड्स के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन इसमें हो सकता है आपको थोड़े से लग रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, इसमें से कई क्वेश्चन आपको ऐसे मैं आपको अभी देखिए एक्सटेंशन वाला दिखाया मैंने आपको, और मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा डीप है ये क्वेश्चन, है ना। वही मैंने कहा ना कि टॉपिक वही है आपका घुमा फिरा के, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक मतलब आपके उससे थोड़ा सा डीप जा करके है। तो अब डीप कभी कभी होता है हम उतना डीप किताबों से और अपने नोट से नहीं पढ़ पाते या उतनी चीजें दिमाग में टिक भी नहीं पाती हैं। तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन के थ्रू अगर आप थोड़ी सी डीप स्टडी कर ले जाना तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उससे कहीं ना कहीं और क्वेश्चन का आंसर वैसे भी दिमाग में टिक जाता है थोड़ा सा, कि सामने आता है तो हम थोड़ा सा उसको आंसर कर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज्य को संवैधानिक मान्यता दिया गया है, किसके द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीपी के राव समिति या एल एम सिन्हा समिति। ठीक है, तो इसमें जो आपका है वो एल एम सिन्हा समिति जो थी उनके द्वारा संवैधानिक को दिया गया है। ठीक है, इसमें जो आपके बलवंत राय मेहता थे इन्होंने जो है 3 स्तरीय पंचायत का वो दिया था, और आपके से अशोक मेहता ने शायद 4 का दिया था, है ना। इस तरीके का है, आप देख लेना एक बार थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति का है कि उन्होंने 3 स्तरीय पंचायत का वो दिया था। फिर नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी आपकी? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में, 75 में, 80 में या 85 में? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत आपकी जो है हुई थी 1970 में। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि श्वेत क्रांति किसके लिए करी गई थी, किस चीज के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है कि नीली क्रांति यानी कि जो मत्स्य क्रांति है आपकी, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1985 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, या 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो नीली मत्स्य क्रांति की शुरुआत की गई थी वो आपकी शुरू की गई थी 1985 में आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, और ए ऑप्शन इसमें भी करेक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि रजत क्रांति यानी कि सिल्वर, उसकी बात हो रही है, क्या बोलते हैं, से संबंधित है। मतलब जो रजत क्रांति है आपकी वो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, या अंडा उत्पादन से, या दुग्ध उत्पादन से, या फसल उत्पादन से। ठीक है, ये ऑप्शन मैं इधर उधर पढ़ लेती हूँ तो इसको माइंड नहीं करना है, आराम से पढ़ना है। अब हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, तो मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है सब यहाँ साथ में पढ़ रहे हैं, आगे पीछे ऑप्शन पढ़ने से मतलब आप पहले कौन सा पढ़ रहे हैं डजंट मैटर। तो इसमें जो आपकी रजत क्रांति संबंधित है वो किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, जो लोग अंडा नहीं खाते होंगे उनको तो सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, खाया करिए, ठंडी में बहुत फायदेमंद होता है। खैर आते हैं शुष्क धुलाई में उपयुक्त विलायक है आपका। तो शुष्क धुलाई जो आपकी है उसमें कौन सा विलायक उपयुक्त है? बेंजीन है, पैराफिन है, एसीटोन है, या मिथाइलेट स्पिरिट है। ठीक है, इसमें जो आपका बेंजीन है वो आपके शुष्क धुलाई के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, और ये जो आपका मिथाइलेट स्पिरिट है ये सब जो है एक वो मतलब घुल क्या बोलते हैं, घोलक वाले उसमें आता है ना, धुलाई जो मतलब घोल करके धुला जाता है जिसको। फिर दूसरा है वेस्टिंग, जो आपकी वेस्टिंग शब्द है इससे क्या तात्पर्य है? पक्की सिलाई करना, कच्चा डालना, या फिर किनारे सिलना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कच्चा डालना, एक तरीके से कच्चे सिलाई से रिलेटेड आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंच पॉकेट लगाई जाती है वस्त्र के अंदर, वस्त्र के ऊपर, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा वस्त्र के ऊपर पॉकेट लगाई जाती है, उसको हम लोग पंच पॉकेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि घेर में नीचे की पट्टियां मोड़ने को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज का घेरा बनाते हैं तो उसमें जो नीचे पट्टियां मोड़ी जाती हैं उनको क्या कहते हैं? सनफ्राइज्ड कहते हैं, स्निप्स कहते हैं, चौपा कहते हैं, या हेम कहते हैं? तो इसको कहा जाता है हेम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हेम सिलाई बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टिच बटन के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टिच बटन के ऊपरी के भाग को क्या कहते हैं? स्टड कहते हैं, स्काई कहते हैं, परसूज कहते हैं, स्लिट कहते हैं। इसमें आपका जो क्या कहते हैं उसके ऊपरी भाग को स्काई कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्काई। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, फिर है कि ट्रेड मार्किंग किसे कहते हैं? तो जो आपकी ट्रेड मार्किंग उस घासा को कहते हैं,
या फिर साई को कहते हैं, या मार्गा को कहते हैं, या स्टाई को कहते हैं। तो जो ट्रेड मार्किंग होती है आपकी उसको बोलते हैं मार्गा, ठीक है। मार्गा को ट्रेड मार्किंग भी बोलते हैं। फिर है कि अस्तर के प्रकार हैं, लाइनिंग भी है, मतलब लाइनिंग है कि इंटरलाइनिंग है, ए और बी दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें भी आपको पता ही है अस्तर लाइनिंग और इंटरलाइनिंग दोनों होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका भी सी आंसर और इसका भी सी आंसर। फिर दूसरा है कि क्या कहते हैं, जो आपकी सादी छोटी आस्तीन की लंबाई होती है वो कितनी होती है? मतलब 7 से 8 इंच होती है, 6 से 10 होती है, 11 से 8 होती है, या 5 से 10 होती है। तो छोटी आस्तीन की जो लंबाई होती है वो आपकी 6 से 10 इंच, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है कि योजना के नियंत्रण से लाभ होता है, साधनों का उचित उपयोग होता है, लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, या फिर ए और बी दोनों होता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता। तो ये बात आपको पता ही है कि आपका जो 36 है, अरे 36 कह रही हूँ, इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। तो आपको पता है कि योजना अगर हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, मतलब कंट्रोल जब करते हैं, आपका जो ये होम मैनेजमेंट का जो स्टेप है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है हम अगर चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं तो वो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका हम सही तरीके से उपयोग भी कर पाते हैं, और अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव भी कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पारिवारिक आय निम्नलिखित में से क्या पारिवारिक आय प्रत्यक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं, मतलब जो प्रत्यक्ष आय है उसके अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो काला धन है, मजदूरी है, रॉयल्टी है, पेंशन है। जाहिर सी बात है काला धन नहीं होगा, कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। फिर है कि क्या कहते हैं, चौड़ी व कम ऊंची सज्जा जिसमें त्रिकोण आकृति का प्रयोग किया जाता है कहलाती है औपचारिक पुष्प सज्जा, अनौपचारिक पुष्प सज्जा, या शोका पुष्प सज्जा, या जापानी पुष्प सज्जा। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, जो आपकी शोका पुष्प सज्जा होती है उसमें चौड़ी और कम ऊंची जो मतलब क्या बोलते हैं सज्जा होती है फ्लावर वाली, उनमें मतलब ये यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है कि कहाँ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री बाजार का उदाहरण है उषा पंखे, लक्स साबुन, डालडा वनस्पति घी, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको पता ही है क्या बोलते हैं इसको, सभी होगा। सभी चीजें जो है ट्रेडमार्क लगाई होता है किसी न किसी चीज का। फिर एक ही सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का बाजार कहलाता है प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अल्पकालीन बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो इस तरीके की जो वस्तुएं होती हैं इनको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, ठीक है। डी ऑप्शन, दोनों में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कि उपभोक्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक समृद्धि का सूचक उपभोग है, आर्थिक प्रक्रियाओं का आधार उपभोग है, उपभोग पर उत्पादन, रोजगार एवं आय का स्तर निर्भर करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। दूसरा है, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाँ, दो विभिन्न रेशों के तंतु को एक साथ लपेटकर बनाते हैं, मतलब बनता है जिम्प तंतु, स्पॉट तंतु, ग्रॉन्ड्रेली तंतु, या बंच तंतु। तो जो दो विभिन्न तंतुओं को जो आपस में एक साथ लपेटकर बनाया जाता है उसको ग्रॉन्ड्रेली तंतु बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉन्ड्रेली तंतु, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, स्पाइरल धागे के समान ही बटाई होती है, जो मतलब आपके स्पाइरल धागे होते हैं उनमें समान बटाई होती है, स्लब धागों में, या रेटिने धागों में, या फ्लैक यान धागे में, या स्ट्रेट धागे में, ठीक है। धागा यानी कि वही यान की बात हो रही। तो इसमें जो आपके रेटिने यान होते हैं उनकी जो बटाई होती है वो स्पाइरल धागे के समान ही करी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरछी धारियां दिखाई देती हैं, प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, या हका बैग बुनाई। तो आपको पता ही है ट्विल बुनाई में ही दिखाई देती है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं, एक्स रेंज है, इंफ्रारेड है, या अल्ट्रावायलेट रेंज है, या फिर लाल प्रकाश है। तो ये बात आपको पता ही है कि अल्ट्रावायलेट रेंज से ज़्यादा वो होता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा, कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। फिर तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं, तो बताना ही नहीं है, खुशी दर्शाते हैं, जाहिर सी बात है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वाला सी, ये वाला ए। फिर नेक्स्ट है, बूटेदार चोली निम्न में से कहाँ का प्रसिद्ध परिधान है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ये भी नहीं बताना है, सीधे राजस्थान लगा देना है हमें। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी डार्ट दोहरी नोकदार डार्ट है, फिश डार्ट, फ्लैंस डार्ट, फ्रेंच डार्ट, या डिजाइनर डार्ट। तो आपको पता ही है कि जो फिश डार्ट होती है ये आपकी दोहरी नोकदार, मतलब दोहरी नोक वाली डार्ट होती है, ठीक है। फिर है कि गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, बहुत आसान है, आपको पता ही है, ग्लाइडिन प्रोटीन है ना, ग्लूटीन यहाँ पे होता है तो ग्लूटीन भी आपका माना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि कौन से विटामिन की कमी होने से यकृत में उपलब्ध फॉलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि कौन सी विटामिन ऐसी है जिसकी मात्रा जब लीवर में कम हो जाती है तो उससे आपकी बॉडी में फॉलिक अम्ल यानी कि जो विटामिन B9 है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, हाँ, जो आपका विटामिन B2 है उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है
तो आपके बॉडी में फॉलिक अम्ल की भी मात्रा कम होने लग जाती है। तो समझ गए आप? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है आप बताइएगा। विटामिन B6 का भी क्या है वो भी बताइएगा और कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आहार में परस्पर भोज्य पदार्थों को मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है? मृदु आहार, तरल आहार, सौम्य आहार, पूर्ण तरल आहार। तो इसमें जो आपके मृदु आहार होता है मतलब कि सॉफ्ट डाइट होती है, उसमें हम कई सारे भोज्य पदार्थों को आपस में मिला के अच्छे से पौष्टिक बनाते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? इसी तरीके से क्वेश्चन आया था टीजीटी 2021 में कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो मतलब एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। सेम यही ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपसे पूछे उत्तम कोलेस्ट्रॉल पूछा जा रहा है, तो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, ये जिसको हम लोग एलडीएल बोलते हैं, या फिर आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि वीएलडीएल, और एक आप है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या ट्राइग्लिसराइड। तो जो सबसे उत्तम कोलेस्ट्रॉल है वो आपका है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको बोलते हैं एचडीएल, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया से पीड़ित पीलिया से पीड़ित रोगियों को निम्नलिखित पोषक युक्त आहार देना चाहिए। तो है उच्च प्रोटीन युक्त आहार या कम वसा युक्त आहार या उच्च आहार या उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, ये उच्च आहार का मतलब यहाँ समझ नहीं आ रहा इन्होंने लिखा क्या है, लेकिन ये जो इसमें दोनों चीजें बाकी दी गई हैं, उच्च प्रोटीन और वसा युक्त आहार, कम वसा, ये चीजें आपको देनी चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा हाँ ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कब्ज का कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, बेसिलरी का कारण जो बेसिलस पेचिस होती है आपकी, उसका कारण मक्खियां भी होती हैं, अमीबिक पेचिस संदूषित भोजन के कारण होता है, या उच्च रक्तचाप वंशानुगत होता है। इनमें असत्य की बात पूछना आपसे, कौन सा इसमें सही नहीं है? इसमें जो आपका सी ऑप्शन है ये वाला करेक्ट नहीं होगा। जो अमीबिक पेचिस होती है वो जो है संदूषित भोजन के कारण होती है, ये बात गलत है इसमें, ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग चाय की पत्तियों में से कड़वाहट हटाने के लिए किया जाता है? बैसिलस सबटिलिस या बैसिलस मेगाथीरियम या बैसिलस लैक्टिस या बैसिलस माइक्रोकोकस। तो इसमें जो आपका बैसिलस मेगाथीरियम है, इसका यूज करके चाय पत्ती के बीच से जो कड़वाहट होती है उनके पत्तियों से हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकसित द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जाता है? यहाँ पर उसकी बात जो उन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी आपके एरिक एरिक्सन ने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सेल्फ है या फिर ऑटोनॉमी है या आपका मतलब ट्रस्ट यानी कि भरोसा वाली स्टेज है या आपकी आत्मनिर्भरता वाली स्टेज है। तो इसमें जो शैशवावस्था को पहचाना जा सकता है कौन सी स्टेज आपकी, जो आपका ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट है, उस एज में आप जब जाएंगे 0 से लेकर के 1 ईयर तक होती है, तो उसमें मतलब आपको पता चलेगा कि ये शैशवावस्था है, ठीक है। वैसे तो ऑटोनॉमी वर्सेज शेम भी जो आपकी 1 से लेकर के 3 साल तक होती है और शैशवावस्था 0 से लेकर के 2 साल तक होती है। लेकिन अब अगर हम क्या बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेज शेम में जाएंगे तो वो 1 से 3 साल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग 0 से लेकर के 1 ईयर तक वाले में मतलब भरोसा वाले स्टेज में शैशवावस्था मानेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अलगाव भय की चरम सीमा की निम्न आयु है। मतलब बच्चे के अंदर जब ये डर होता है कि मैं अपने मतलब पेरेंट्स से या माँ से अपने अलग करने का जो उनके एक डर होता है, वो चीज़ बहुत पीक पे कब होती है? 7 से 12 माह में, 15 से 18 माह में, 8 से 10 माह में या 12 से 15 माह में। तो जब बच्चे 15 से 18 माह के होते हैं, आप कह सकते हो 1 से 1.5 साल, उस टाइम बच्चे को थोड़ा-सा इस चीज़ का बड़ा डर होता है। फिर नेक्स्ट है, बालक के अनुशासन की उत्तम शैली है, परमिसिव शैली है, ऑथोरिटेरियन शैली है, ओवर प्रोटेक्टिव शैली है या ऑथोरिटेटिव शैली है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पे ऑथोरिटेरियन आए, ठीक है, तो ऑथोरिटेरियन में लास्ट में स्पेलिंग एन आती, ऑथोरिटेरियन, ठीक है। तो एन जहाँ पर आए, एन को आप कंट्रोल में भी देखिए, कंट्रोल और एन में थोड़ा सा मैंने एक रिलेट कर रखा है, वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पहले से सब क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको जैसे ऑथोरिटेरियन अगर लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये निगेटिव शैली है ना। एन से आपका नेगेटिव भी और लास्ट में आपका ऑथोरिटेरियन में एन भी आ रहा है, ठीक है। तो आप ऑथोरिटेरियन का मतलब अच्छी शैली नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑथोरिटेटिव, इस वजह जब एन वाली आपकी नेगेटिव हो गई तो जो ऑथोरिटेटिव बची वही आपकी पॉजिटिव शैली हुई। इस वजह से अच्छी शैली जो होती है उसको मतलब अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल ऑथोरिटेटिव को ही माना जाता है। बच्चे से मतलब प्यार दुलार भी उनको एक लिमिट में दिया जाता है, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं, उनकी जो बच्चे के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो भी एक मतलब सही तरीके से और सही मात्रा में लगाई जाती है, आप ये कह सकते हो। ना बहुत ज़्यादा प्यार दुलार, ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, एक सब कुछ एक बहुत ही सही अमाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किसने कहा है कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक।
इसका आंसर कौन करेगा? आप लोग करेंगे। बहुत ही, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट में था तो मैंने डाल दिया, मेरा मन होता है मैं डालूँ ही ना। लेकिन मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ठीक है, रिवाइज़ हो जाएगा। आप लोग बताना कि किसने कहा है कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह है, ठीक है? ये बात आप बताएँगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर दूसरा है कि पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार इकोलॉजिकल थ्योरी है ये आपकी। इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी थी? ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण की प्रणाली का क्रम इस प्रकार है। तो इसमें देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन मतलब कई सारा नाम दिया हुआ है। सीधे हम उस पे जाएँगे। आपका माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, क्रोनो, ठीक है? ये आपकी है। देखो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मीज़ो मतलब मध्य, एक्सो मतलब बहिर् और माइक्रो मतलब दीर्घ, ठीक है? तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग देंगे, किसने कहा है, ठीक? फिर है कि दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने को कहते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। शारीरिक नियंत्रण, संवेगात्मक विरेचन या संवेगात्मक सुरक्षा या मानसिक संतुलन। तो बाहर निकालने वाली चीज को बोलते हैं संवेगात्मक विरेचन। इसको इंग्लिश में इमोशनल कैथारसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, समस्या के समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? बोलचाल, संगोष्ठी, वाद विवाद या ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो आपको पता ही है कि ब्रेन को, जहां से मस्तिष्क को प्रेरित करने की बात आए, तुरंत समझ जाइए कि क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड यूज किया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है, जल की स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है। क्लार्क विधि से, परम्यूटेड विधि से, आसवन विधि से, कैल्गन विधि से, ठीक है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा परम्यूटेड विधि। क्या हो जाएगा? परम्यूटेड विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युतीय उपकरण यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1976, 1975, 1974, 1973। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1976 में पारित किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट है, एकाधिकार जांच आयोग की स्थापना की गई। केंद्र सरकार द्वारा 1969 में, भारत सरकार द्वारा 1975 में, केंद्र सरकार द्वारा 1972 में, भारत सरकार द्वारा 1980 में। जो एकाधिकार जांच प्रणाली की गई थी आपकी, वो केंद्र सरकार द्वारा 1969 में की गई थी, ठीक है? फिर एक उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, आपको पता ही है बात, 15 मार्च को, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? जननांकी कहते हैं, समदक्षता शास्त्र कहते हैं, कार्य सरलीकरण कहते हैं, जीविका परक स्वास्थ्य कहते हैं। एक सेकंड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए, मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण की वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? श्रम दक्षता शास्त्र यानी कि एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आईईसी का पूर्ण रूप है। तो आईईसी का पूर्ण रूप आपको पता ही हो, चल गया होगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एनालॉगस रंग योजना वाले कहाँ गया, हाँ, एनालॉगस रंग योजना चक्र में निम्न रंगों का समायोजन करती है। जो एनालॉगस रंग योजना होती है आपकी, 2 या 3 आसपास कलर जो होते हैं वो, या 2 विपरीत रंग, या त्रिकोण बनाते 3 रंग, या एक या फिर रंग चक्र का आधा रंग। तो ये वाली जो योजना होती है आपकी, वो 2 या 3 आसपास वाले रंग लिए जाते हैं, ठीक है? फिर है कि किशोरावस्था में शिशु के सिर और उसके पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात होता है। अब किशोरावस्था में शिशु तो नहीं कहेंगे, लेकिन किशोरावस्था में आप कैसे, किशोरावस्था में, हाँ सही बात है, बच्चा शिशु ही तो एक टाइम पे जाके किशोर बनता है, ठीक है? तो उसके उसके सिर और पूरे शरीर का लंबाई का अनुपात क्या होता है? 1:30 या 1:20, 1:25 या 1:10, ठीक है? इसमें जो आपका हो जाएगा वो 1:25 रेशियो हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये हमारे पूरे कितने क्वेश्चन थे? 70 क्वेश्चन थे। कितने? 70, ठीक है? 70 क्वेश्चन थे हमारे आज, जिसको हम लोगों ने फिनिश कर लिया। और चलिए, अब हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अब कल हम लोग फिर से जो है क्वेश्चन करेंगे हायर एजुकेशन का, जो अभी हुआ था उसका, यूपीएचसीएससी का हुआ था ना जो 2021 में, तो उसका हम लोग करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन उसको भी करेंगे। आज हमने सोचा, बहुत दिन से हम लोग एक्सप्लेनेशन वाला कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाएंगे और हम लोग थोड़ा सा अब है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था तो थोड़ा सा लाइटली हमने कर लिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आप लोग वीडियो देखिएगा, बताइए कैसी लगी, और फिर कल हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तब तक आप सभी लोगों को गुड नाइट, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट तो लिख दूँ मैं। चलो, आप लोग अपना ध्यान रखो, ठंड है, बहुत बच के रहो, और बाकी खाओ पियो मौज करो, और मिलेंगे फिर से नई वीडियो में। मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और कॉन्टिन्यूटी, पेशेंस, सारी चीज़ों को एकदम बनाए रखिए, और तभी कहीं न कहीं आप जो चाहेंगे उस चीज़ को, वो चीज़ आपको मिलेगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी सबसे लास्ट में, स्ट्रगल से, संघर्ष से, इन सब चीज़ों से मत भागिए। ये सब आपके जीवन का एक हिस्सा है, लाइफ का पार्ट है, ठीक है?
तो इससे अगर आप भागेंगे ना तो कुछ आप बहुत जितना अच्छा करना चाह रहे हैं या आप जो चाह रहे हैं शायद उसको करने में थोड़ी देर लग जाए। कर तो आप पाएँगे ही पाएँगे, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, हो सकता है आप उसको उतने बेहतर तरीके से ना कर पाएँ। इस वजह से हमेशा एकदम तैयार रहिए। आपके लाइफ में जो भी मोड़ आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही, रुकावटें आ रही, सबके लिए एकदम एकदम कमर कसे खड़े रहिए। हाँ, ठीक है भैया, आओ हम तैयार हैं, है ना? जब आप इस तरीके से तैयार रहेंगे ना तो पहले तो आधी चीज़ें ऐसे चली जाएँगी, आधा कुछ आएगा ही नहीं। देखिए, जब हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, आपने देखा होगा, जो लोग बहुत सारे अप्स डाउन देखते हैं और उसके बाद हर चीज़ के लिए, हर माहौल में ढलने के लिए तैयार रहते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग एकदम मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, ठीक है? इस वजह से हर चीज़ को झेलने के लिए तैयार रहिए एकदम से, और जब आप तैयार रहेंगे तो आप हर चीज़ें बहुत ही पॉज़िटिविटी के साथ कर पाएँगे। चलिए, बात बहुत हो गई, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।